नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन का मतलब है लर्न राइट इन द राइट एनवायरनमेंट। मतलब आपको सही चीज पढ़ाई जाती है, सही एटमॉस्फेयर में, सही कॉन्सेप्ट, सही बात, ना कि कोई और बात। तो आपने देखा था पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को खत्म कर दिया है। आज की क्लास से बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे। जब 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी फिर अपनी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे और देन हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको भी जल्दी से कवर करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक रहेगा। इसमें देखते हैं पहला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल आर द फंक्शनल आइसोमर। देखो प्रोपेनल ये है CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड है, और प्रोपेनॉन CH3 CO CH3 कीटोन, दोनों फंक्शनल आइसोमर है। बिल्कुल बात सही है। फिर इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी इथेन C2 वेट कर लेते हैं। इथॉक्सी इथेन ये रहा, और मिथॉक्सी प्रोपेन ये रहा। ये एक दूसरे के मेटामर है, ये भी बात ट्रू है। ब्यूटीन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ब्यूटीन 2 ये बेटा ब्यूटीन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बल्कि ब्यूटीन शो ये क्या कर सकता है, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ना कि ऑप्टिकल। तो ये फॉल्स हो गया। ब्यूटीन 1 एंड ब्यूटीन 2 आर द फंक्शनल आइसोमर, ये भी फॉल्स हो गया बेटा। ब्यूटीन 1 एंड ब्यूटीन 2 दे आर द पोजिशनल आइसोमर। फिर पेंटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन आर द चेन आइसोमर, ये बात सही है। पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन एंड नियोपेंटेन, जिसको 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन भी बोलते हैं, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर है। तो ये भी ट्रू हो गया। तो बेटा हमारे पास A B and E सही हो रहा है। A B and E दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोल रखा है बेटा लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये देखो बेटा, बहुत ही पहले एक बार सरसरी तरह से देख लेते हैं। आप देखो लीस्ट जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो है बेटा 4। क्यों 4? क्योंकि आप देखो यहां पे इन्होंने कुछ ऐसे गड़बड़ी कर रखी है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज एक साथ ही इकट्ठे कर रखे हैं। आपको पता है किसी भी दो एडजेसेंट एटम पे सिमिलर चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव होगा रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो भी रिपल्शन ही होगा। तो मोस्ट इजली स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा 4th, वो ही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें मैच करना है, लिस्ट को मैच करना है। 3 मिथाइल प्रोपीन एंड ब्यूटवोनिन। तो प्रोपीन, 2 मिथाइल एंड 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसमें बेटा कौन सी आइसोमेरिज्म है, इसमें देखो 4 कार्बन वाला सिस्टम है, ये 3 कार्बन वाला सिस्टम है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी देखोगे 1 ही है। तो हम 1 को मैच करेंगे, ए को मैच करेंगे 3rd के साथ। फिर सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन, इसमें है ज्योमेट्रिकल आइसोमर विच इज द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देन है हमारे पास ब्यूटेनॉल है, जिसमें अल्कोहल है, एंड डाइइथाइल ईथर जिसमें ईथर है। तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुए। देन है हमारे पास 2 ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटीन, ये बेटा पोजिशनल आइसोमर है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। तो हमारे पास ए का 1, ए का 3rd, ए का 3rd, बी का ए का 3rd, बी का 1st, बी का 1st, सी का 4th, सी का 4th एंड डी का 2nd, डी का 2nd। तो बेटा यहां पे आंसर 4 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिवन बिलो द 4 कंपाउंड्स एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड ये होगा। देन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये होगा। देन सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये होगा। देन नियोपेंटाइल क्लोराइड ये होगा। अब इसमें बोल रखा है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन विच एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा ये वाला ऑप्टिकल आइसोमर होगा। दोबारा से देख लेते हैं क्यों। देखो इधर कौन सा ग्रुप लगा है CH3, एक कौन सा लगा हुआ है H, और ये कौन सा लगा है C2H5, चारों ग्रुप अलग अलग है।
तो ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा। और इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा हमारे पास C4H9 और Cl, ये फार्मूला आ जाएगा। C4H10 एल्केन का फार्मूला होता है, एक H हटा के क्लोरीन लगा दिया। तो इसमें कार्बन की परसेंटेज बतानी है, कार्बन कितने हैं 48, 4 कार्बन है 48, टोटल मास कितना आ गया 48 प्लस 9 प्लस 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ रही है अपने पास कार्बन की परसेंटेज। कितना आ जाएगा 48, अब इसको देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 57 प्लस 35.5 0.5 और ये हो जाएगा अपने पास 8 92 डिवाइडेड बाय 92.5। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर ये 46/92 होता अप्रोक्सीमेटली तो ये 50 आता। अगर ये 46/92 होता तो ये 50% आता, लेकिन यहाँ पे 46 से ज्यादा है, तो ये जो परसेंटेज होगी ये 50 के आसपास तो होगी, लेकिन 50 से ज्यादा होगी, 50 से ज्यादा वाली होगी। तो 50 से ज्यादा वाली परसेंटेज हमें दो ऑप्शन में दे रखी है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला आपका सही आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दे रखा है कंपाउंड X below dissolve in the NaHCO3 solution and has 2 chiral carbon atom। देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है, बेस है, ये बेस है और ये एसिड है, एसिड और बेस में रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बात सही है, ये उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब कायरल देखो, एक ये वाला कार्बन कायरल है क्योंकि यहाँ पे चारों ग्रुप अलग अलग है, और एक ये वाला कार्बन भी कायरल है, चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। फिर देखिए कंपाउंड Y shown below has the 2 carbon sp3। यस, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन sp3 है, 2 sp3 कार्बन 1 sp2। अब आप देखो ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन कैसा है sp2, और ये वाला कार्बन कैसा है N1 sp2 कार्बन, ये वाला कार्बन कैसा है sp। तो दो ये वाले sp3 हो गए, ये sp2 हो गया, और ये कैसा हो गया sp। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हो गए, ट्रू हो गए। और दोनों ही स्टेटमेंट किस में रखे, ट्रू। फोर्थ ऑप्शन में दोनों ही स्टेटमेंट को ट्रू बोल रखा है, ये भी सही हो गया। अगला देखते हैं, IUPAC नेम बताना है बेटा, तो जल्दी से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया अपने पास। पहले देखो ये क्या है, ये एस्टर है, तो ये विदाउट एनी नेम सबसे पहले लिखा जाएगा। हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, प्रोपाइल, उसके बाद 2 ब्रोमो, पहला कैपिटल, उसके बाद सारे स्मॉल, 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद 5 पे मिथाइल, 5 मिथाइल, फिर टोटल कार्बन कितने हैं, सेप्ट, तो 7 कार्बन के लिए 7 कार्बन के हेप्टेन OH। ये हमारा IUPAC नेम आ गया, प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेन OH। इसको प्रोपाइल, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोपाइल है, तो इसको एन प्रोपाइल भी ले सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में रखा है, एन प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेन OH। तो ये आंसर बेटा पहला ही इसका आंसर जो है वो सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सब्लिमेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड विद द लो मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले के लिए तो लिक्विफिकेशन यूज करते हैं, सब्लिमेशन उनके लिए करते हैं जो कि इजीली वेपोराइज हो जाए विदाउट चेंजिंग टू द लिक्विड, दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द वेपर, उनके लिए सब्लिमेशन यूज करते हैं, तो ये गलत हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस एज द एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस, ये भी गलत हो गया बेटा। आपको पता है कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाता है। आपको याद होगा डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर, उसमें यही तो करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, और वो सब्सटेंस विदाउट डिकम्पोजिशन बड़े आराम से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी बेटा फॉल्स है, तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, और दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स किस अंदर के, ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है CH3, ये बेटा टर्सरी कार्बोकेटाइन दे रखा है। ये हमारा रेफरेंस कार्बन है, 3 अल्फा यहाँ पे, 3 अल्फा यहाँ पे, और 3 अल्फा यहाँ पे, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन है, और ये तो मिथाइल कार्बोकेटाइन है। ये टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल इन द मिथाइल कार्बोकेटाइन एज द 9 हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन आर पॉसिबल, सही बात है।
CH3 is less, CH3 positive is less stable because only 3 hyper conjugation। गलत बात बेटा, इसमें तो कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, इसमें कोई भी अल्फा कार्बन है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा नहीं, तो इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे कुछ भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। और स्टेटमेंट में बोल रखा है ये लेस स्टेबल है क्योंकि 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। भाई हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। पहला वाला स्टेटमेंट बेटा ट्रू है और दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। यहां पे आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, यहां पे हमें देखा है अरेंज द फॉलोइंग एनाइन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो -m-i रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे के सारे ग्रुप एनाइन को स्टेबल बनाते हैं। और जितने भी डोनेटिंग ग्रुप है +m+i या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे उसको अनस्टेबल बनाते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा चेक करना है किसमें ज्यादा विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखो बेटा CHO इज द मोस्ट विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारे पास Br है मोर विथड्रॉइंग, नेट विथड्रॉइंग होता है। उसके बाद हमारे पास ये भी डोनेटिंग ग्रुप है बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा एक बार लिख लेते हैं, ये देखो ये -r के थ्रू विथड्रॉ करेगा, ये -i के थ्रू विथड्रॉ करेगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू डोनेट करेगा और ये +r के थ्रू डोनेट करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुआ उतना ज्यादा सिस्टम अनस्टेबल हुआ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सा आया, 4th। उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद आया 1 वाला -i के थ्रू। फिर उसके बाद ये हमारा रेफरेंस मॉलिक्यूल है 2nd वाला। उसके बाद यहां पे डोनेशन कम हो रहा है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहां पे डोनेशन ज्यादा होगा क्योंकि +i इफेक्ट है। तो 4 1 2 5 3 4 1 2 5 3 आंसर सही इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ पे हमसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो देखो बेटा यहाँ पे जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। और ये क्या कौन सी फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे यहाँ पे 3 3 3 और ये 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 6 अल्फा हाइड्रोजन और ये सिस फॉर्म है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 12 वाला। देन कौन सा होगा 9 वाला। देन कौन सा होगा 6 विद ट्रांस। देन कौन सा होगा 6 विद सिस। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 1, देन 9 वाला 3rd, फिर ट्रांस वाला 2nd एंड देन 4th। 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बेटा बिल्कुल एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कन्फर्मर का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसने बोल रखा है कि देयर आर सेवरल कन्फर्मर ऑफ द N-butane, आउट ऑफ दोस कन्फर्मर दिस वन इज लीस्ट स्टेबल एंड दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फिगरेशन। ये बात सही है बेटा कि अगर आप इसको देखोगे H CH3H, तो ये बल्कि ग्रुप Me और ये बल्कि ग्रुप Me, इनके बीच में डाइहाइड्रल एंगल 0 है। इनके बीच में डाइहाइड्रल एंगल जो होता है वो कैसा है, 0। तो बल्कि ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने, तो ये लीस्ट स्टेबल हो गया। अब जैसे जैसे ये डाइहाइड्रल एंगल बढ़ रहा है, बल्कि ग्रुप आपको क्या मानना है, जहां पे मेरी उंगली का ऊपर वाला पोर्शन है वो CH3 है। जैसे जैसे ये डाइहाइड्रल एंगल बढ़ रहा है, बल्कि ग्रुप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और जब डाइहाइड्रल एंगल 0 से 180 हो गया तो सिस्टम कैसा हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ये लीस्ट स्टेबल है, बात सही है, और ये मोस्ट स्टेबल है, बिल्कुल बात सही है। फिर बोल रखा है एज द डाइहाइड्रल एंगल इंक्रीजेस टॉर्शनल स्ट्रेन डिक्रीजेस, बात सही है। एक्स में क्योंकि दोनों ही बल्कि ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने हैं तो वहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन काफी ज्यादा होगी। जबकि डाइहाइड्रल एंगल बढ़ गया, 0 से 180 हो गया, और जैसे ही 180 हो गया दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे कम होगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल एकदम सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है मैंने। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, पहला वाला स्टेटमेंट भी ट्रू और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी ट्रू। देख लेते हैं ऐसा कौन सा है जहां पे दोनों ही स्टेटमेंट
ट्रू दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन है बेटा बी ऑप्शन, जहां पे दोनों ही स्टेटमेंट 1 एंड 2 को ट्रू बोल रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा फाइंड आउट द statement which are not true, resonating structure with the more number of covalent bond and less charge separation are more stable। ये बात सही है, जितने ज्यादा बेटा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखा है इन द इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट an unsaturated system plus E with the nucleophile and minus E with the electrophile। ये बात गलत है बेटा। देखो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कुछ इस तरह से होता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो कार्बन होगा दूसरा वाला उस पर नेगेटिव चार्ज आया। क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको बोला माइनस ई इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कैसे होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा तो कैसे होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये पूरी की पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी, और जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। क्या होगा, यहाँ पे आएगा ई, और इसकी वजह से पूरे कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा प्लस ई इफेक्ट। मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। ये हमें उल्टा दे रखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की आपको डेफिनेशन पता होगी उसके अकॉर्डिंग। फिर सी ऑप्शन इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर कंपाउंड। ये बात सही है कि जब डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो कंपाउंड में पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा, पोलर कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो कंपाउंड में आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा, आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी की सारी बातें किस पे डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो खुद ब खुद ही ज्यादा हो ही जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली उनका डाइपोल मोमेंट तो ज्यादा होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। The greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon, higher is the heat of hydrogenation। देखो बेटा इसको यहां पे चेक करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उतना ही उसकी एनर्जी कम होगी, जितनी उसकी एनर्जी कम होगी उतनी ही उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कम ही होती है। अब यहां पे हायर सब्स्टिट्यूशन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है वो मोस्ट स्टेबल है, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है वो मोस्ट स्टेबल है, जो मोस्ट स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लीस्ट होगी। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि भैया अगर ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा तो जहां हीट ऑफ हाइड्रोजन कम होगी। लेकिन इन्होंने तो उल्टा बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है जितने एल्काइल ग्रुप है उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, जबकि ये तो गलत है। जितना एल्काइल ग्रुप होगा, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना सिस्टम स्टेबल, जितना स्टेबल उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम हो गई। तो ये स्टेबल कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। फिर देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन इंक्रीजेस इन द एस करेक्टर कैरिंग द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग, बिल्कुल बात सही है बेटा। देखो जैसे CH3 CH2 नेगेटिव, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3 25% एस करेक्टर, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2 33% एस करेक्टर, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp एस करेक्टर इज द 50%। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करके रखता है। जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छी तरीके से होल्ड कर पाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, हायर इज द एस करेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द स्टेबल नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला स्टेटमेंट जो ई स्टेटमेंट है ये भी कैसा हो गया, ट्रू। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था नॉट ट्रू, हमसे क्या पूछा है, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू कौन सा आया, एक बी आ गया नॉट ट्रू और एक डी आ गया नॉट ट्रू। तो आंसर हमारा 1 ही हो गया, जिसमें बी और डी दोनों को ही नॉट ट्रू बोल रखा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा देखो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही चीज आ गई। हमने देखा था जब एस कैरेक्टर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी
ज्यादा है। इसमें पहला ऑप्शन ही देखिए, पहला ऑप्शन, अच्छा अभी हमने देखा था ये सेकंड ऑप्शन, यहां पे एस करेक्टर है 50% एस, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन एसपी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 33% एस करेक्टर, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 25% एस करेक्टर। जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यही बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा साइक्लिक कैटायन हैविंग द सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन आर, किस में हाइपर कॉन्जुगेशन सेम होगा? तो हाइपर कॉन्जुगेशन सेम होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन सेम होने चाहिए। काउंट करते हैं, देखो यहाँ पे बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे टोटल 6 हुए। इसमें आप देखो यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे 3 होंगे, तो 7 हुए। यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे 6 हुए। इसमें चेक करो, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे 5 हुए। तो सी और ए में 6 आ गए, तो सी और ए हमारे पास थर्ड ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन बेटा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप बेटा आप लोगों ने काफी आज देखा होगा, एंजॉय किया होगा। इसमें एक और बात बता दूं बेटा कि जो कैरियस मेथड, ड्यूमास मेथड, जडाल मेथड, ठीक है, जो इस तरीके के क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले, उसके लिए हमने एक अलग से लेक्चर बनाया है। ठीक है, उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। तो हमारा जीओसी कंप्लीट हो गया है। जीओसी में हमने जो डिफरेंट इफेक्ट होते हैं, डिफरेंट इंटरमीडिएट, रेजोनेंस, आईयूपीएसी, इन सारे टॉपिक को कवर किया है। लेकिन याद रखना बेटा, जो हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं, वो रह गए हैं। उनके लिए हमने एक अलग क्लास बनाई है, तो उसको उस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें मैसेज करिए। आपके पास इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। आप जहां पे चाहो वहां पे हमें कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपका आंसर जरूर देगी। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट देते रहते हैं। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।